हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज़। हम लोग वेक्टर रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है वो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, पीछे की क्लासेस में भी आपने थोड़ा बहुत इसे यूज़ तो किया है, बट लेट्स गो अबाउट इन बिट मोर डेप्थ। ओके, और इस करंट लेक्चर में मैं केवल इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को कवर करूँगा, और फिर कमिंग लेक्चर्स में इनके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस लेक्चर जस्ट कंटेन्स दी मैथमेटिकल एस्पेक्ट की ऑपरेशंस किस तरह से किए जाते हैं। थिंक ऑफ दीज एज 3 डिफरेंट ऑपरेशंस, वेक्टर्स पे किए या स्केलर्स पे किए जाने वाले ऑपरेशंस, तो उनको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ओके, बेसिकली डेल ऑपरेटर से ही ये तीनों ऑपरेशंस हम करते हैं। ओके, वेरी गुड रेफरेंस बुक जो मैं यहाँ पे आपको कोट करना चाहूँगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय ग्रिफिथ्स। बुक वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की है, बट उसके स्टार्टिंग चैप्टर में जो है कुछ फंडामेंटल्स दिए गए हैं जो आगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स। उसमें से वेक्टर एनालिसिस जो है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और फिर बाकी स्टोक्स और गॉस थ्योरम वगैरह जो है, उसका भी इतना सुंदर इंटरप्रिटेशन उसमें दिया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट बुक वंस। ओके, वेक्टर एनालिसिस का बहुत अच्छा आपको वहाँ पे और बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। ओके, अच्छा, नाउ अब सवाल ये है पहले कि पहले वन डायमेंशनल केस में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। माना एफ कोई फंक्शन है एक्स का, ओके, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो अगर हम एक्स में थोड़ा सी चेंज करें डी एक्स के बराबर, तो एफ में जो चेंज कॉज होता है वो इस डेरिवेटिव से कनेक्टेड होता है। डी एफ बाई डी एक्स, दिस इज द कंप्लीट डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स, जिसे हम शॉर्ट में एफ डैश लिखते हैं। तो डी एफ, द स्मॉल चेंज इन एफ इज इक्वल टू एफ डैश टाइम्स डी एक्स। ओके, इस कनेक्शन से डी एक्स को मैं कॉज कहूँगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स और एफ डिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में हमने कुछ चेंज किया, हमने कुछ कॉज किया, और उसका इफेक्ट कितना हो रहा है। ओके, ये जस्ट टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। कॉज इफेक्ट फिजिक्स में दूसरे सेंस में यूज़ किया जाता है, पर यहाँ पे मैं उस टर्मिनोलॉजी के बात करूँगा। ओके, इतना हमने चेंज खुद कॉज किया, एक्स में माना चेंज हमने कॉज किया, तो क्योंकि एफ एक्स पे डिपेंड करता है तो उसमें भी चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो इफेक्ट है। ओके, सो कॉज एंड इफेक्ट। तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में जो कॉज इफेक्ट रूल है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब आते हैं एक सिचुएशन में। ओके, एग्जाम्पल ही से समझ लें। कोई आपके पास एक वेक्टर फील्ड है टी एक्स वाई जेड, और स्पेसिफिक केस में मैं इसको आप टेम्परेचर सोच सकते हैं। रूम के हर पॉइंट पे कुछ टेम्परेचर है, तो ये बेसिकली एक स्केलर फील्ड है टी एक्स वाई जेड। एट ईच लोकेशन एक्स वाई जेड आप टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। अब माना आप इनिशियली इस पॉइंट पे थे, इस उसमें मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस इस तरह से लिए, एक्स एक्सिस ये है, वाई ये है, और जेड पेपर से बाहर की तरफ है। आप पॉइंट P1 पे थे, वहाँ पे टेम्परेचर की कुछ वैल्यू थी, वट एवर इट माइट बी। ओके, अब आपने उस पॉइंट से थोड़ा सी डिस्प्लेसमेंट किया, लेकिन क्योंकि अब आप 3 डायमेंशन में हैं, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा और एक z कंपोनेंट होगा। ओके, आप यहाँ से और फाइनली आप गए P2 पॉइंट पे, पर मैथमेटिकली उस मोशन को हम माना जो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है उसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करें। आपका कुछ मोशन या कुछ डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है जो कि dx के बराबर है, और कुछ मोशन आपका y के अलॉन्ग हुआ है जो कि dy के बराबर है, और फिर कुछ मोशन ये 3 डायमेंशन में आप पेपर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, कितने dz डिस्टेंस, तो माना ये। ओके, इसका मतलब बेसिकली इस चीज़ का मतलब ये है P1 और P2 पॉइंट के बीच का जो वेक्टर है वो dxi प्लस dyj प्लस dz क्या है, इन्फिनिजिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसे हम कहते हैं वो है। ओके, तो ये आपने इन्फिनिजिमल डिस्प्लेसमेंट एक किया और यहाँ से यहाँ आ गए। तो अब फिर से यही सवाल है, t इस समय एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ओके, तो अगर इफ़ वन मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू नियर बाई इन्फिनिजिमल पॉइंट P2, दूसरा पॉइंट इसके बहुत नज़दीक है P2, तो यहाँ से यहाँ जाने में टेम्परेचर जो कि इन तीनों का फंक्शन है इस समय, वो कितना चेंज होगा, ये स्केलर क्वांटिटी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। इसी तरह का सवाल है, इसे आप कॉज समझ लें। जो हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ जाने का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड के जो हमने चेंजेस किए एक्स वाई और जेड में इस अमाउंट के, वो कॉज हैं। तो इफेक्ट हम देखना चाहते हैं डी टी कितना है, चेंज इन टी कितना है। ओके, इनिशियल पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और जो फाइनल पॉइंट P2 है उसके कोऑर्डिनेट x की जगह x प्लस डी एक्स, वाई की जगह y प्लस डी वाई, एंड z की जगह डी जेड। ओके, तो ये अगर मेरे सामने एक प्रॉब्लम पोज्ड है कि टेम्परेचर चेंज कितना होता है dt, और dt बेसिकली है TP2 माइनस TP1, TP2 टेम्परेचर एट पॉइंट P2, TP1, तो ये सवाल। ओके, कॉज तो हमें पता है, कॉज इन द सेंस इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, इस समय इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ 3 हैं, एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तीनों को कितना कितना चेंज किया है वो हमें पता है। तो हमें अब ये पता करना है, वी नीड एन एक्सप्रेशन कि कुल मिला के टी में कितना चेंज हो रहा है, डिपेंडेंट क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं अगेन ये रिजल्ट कोट कर रहा हूँ, ये पिछले लेक्चर में भी आया था हमारे सामने, मैं डायरेक्टली उसे फिर से कोट कर रहा हूँ।
ये कैलकुलस का एक फंडामेंटल रिजल्ट है, पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड वाला एक फंडामेंटल रिजल्ट है। सिंपली अगर टी एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है तो मैथमेटिकली द डिफरेंशियल ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल टी ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल टी ओवर डेल जेड डी जेड। अगेन जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो y और z आर हेल्ड कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में है x एंड z कांस्टेंट एंड सिमिलरली फॉर द z केस। लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन का चांस नहीं है। ओके दिस, लेकिन अब यहाँ पे हम एक ट्रिक करते हैं ज़रा। रिमेंबर दिस, ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में स्प्लिट कर रहा हूँ। इसको मैं किसी वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट समझूँ, अगर ये ए एक्स और ये ए वाई और ये ए जेड, ए और सिमिलरली ये बी एक्स बी वाई बी जेड, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, उस वाले नोशन को यूज़ करके मैं इसे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। ओके, पहले वेक्टर जो है उसका एक्स कंपोनेंट डेल टी अपॉन डेल एक्स टाइम्स आई प्लस उसी का वाई कंपोनेंट डेल टी अपॉन डेल वाई जे और तीसरा जेड कंपोनेंट डेल टी अपॉन डेल जेड के, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉटेड विद बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ओके, और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखा है, आपको ये नहीं भी पता है कि ये क्या चीज़ें हैं, बट डॉट प्रोडक्ट अगर आप जानते हैं, ओके समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के डॉट समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, तो वो कितना बनता है, आई वाले कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, दिस इनटू दिस, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी, वही तो यहाँ लिखा है। तो मैं इसे मैथमेटिकली ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को देखें, इसमें जो ये वाला पार्ट है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये बेसिकली डी आर है। डी आर मतलब P1 से P2 तक का जो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, उसको मैंने इस फिगर में अलग से दिखाया है। डी आर वेक्टर कैसे बना है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, जो आप P1 से P2 तक जो हम गए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए, नियर बाई पॉइंट तक, उस पॉइंट तक जाने में जो वेक्टर चेंज हुआ है वो डी आर के बराबर है। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो डी आर, इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दिस इज ओके। अब ये क्या चीज़ है, इसी को हमने समझना है, बट फॉर द टाइम बिंग ये तो क्लियर हो रहा है, ये कोई वेक्टर फील्ड है। आप इसे केवल वेक्टर क्वांटिटी ना कहें, ये पूरे स्पेस में डिफाइंड होगा, हर एक्स वाई जेड लोकेशन पे ये डिफाइंड होगा। तो ये कोई वेक्टर फील्ड है, इसमें एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, एक जेड कंपोनेंट है, तो सम वेक्टर फील्ड। तो हमें अभी तक जो आंसर मिला है वो ये है कि अगर हम, ये कॉज है, अब कॉज को मैं सबको इसमें समाहित कर सकते हैं। आप कॉज, आप यहाँ से यहीं तो गए, P1 पॉइंट से P2 पॉइंट गए, अगर P2 पॉइंट ये होता तो डी आर वेक्टर ये वाला जाता। तो डी आर वेक्टर में वो इन्फॉर्मेशन कंटेंड है, आप इनिशियल पॉइंट से कहाँ मूव करके गए हैं, आप टेम्परेचर चेंज किन दो पॉइंट्स के बीच पूछ रहे हैं, कॉज यहाँ है और ये इफेक्ट है। तो ये, तो अब आप इसे अगर इस सिचुएशन से कंपेयर करें, इसको मैंने फिर से यहाँ लिखा है, वन डायमेंशनल कैलकुलस में अगर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी में हम थोड़ा सी चेंज करते हैं तो डिपेंडेंट क्वांटिटी का चेंज बेसिकली डेरिवेटिव से कनेक्टेड होता है। ओके, चेंज इन फंक्शन बराबर डेरिवेटिव इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वन डायमेंशनल केस में डी एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, थ्री डायमेंशनल केस में डिस्प्लेसमेंट है, वो अलग बात है। यहाँ पे डॉट भी है, ये सिंपली दोनों एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक एक तरह के हैं पर फिर भी डिफरेंस है। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये क्वांटिटी जो कि ये तो पता लग रहा है कोई वेक्टर फील्ड है, लेकिन ये वेक्टर फील्ड एक्चुअली क्या है, इसका डेरिवेटिव जैसा नेचर है। वो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंशिएशन है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल, जेड के रेस्पेक्ट में। बट इस लैंग्वेज में मैं अगर कंपेयर करके देखूँ, हाँ, जो हमारा कॉज है और जो इफेक्ट है उसको कनेक्ट कौन करता है, डेरिवेटिव कनेक्ट करता है। तो वैसी कुछ चीज़ यहाँ भी दिख रही है, ये कॉज है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज किया है, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ेगा, डिपेंडेंट क्वांटिटी पे फर्क। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी इफेक्ट जो है वो कॉज से किस तरह से कनेक्टेड है, एक डेरिवेटिव से कनेक्टेड है। तो मैंने इसे जनरल, आप इसे, ये जो रेड में ये लिखा हुआ है, आप इसे इसके भी ट्रू समझ सकते हैं और इसके भी ट्रू समझ सकते हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंस डेफिनेटली है दोनों केस में, यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। ओके, बट अदरवाइज एक जनरल स्ट्रक्चर देखें तो हाँ, इन दोनों का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कॉज किस तरह से इफेक्ट, कितना कोई कॉज कितना इफेक्ट कॉज कर रहा है, उसके कारण कितना असर उत्पन्न हो रहा है, वो आप इस तरह के रिलेशन से निकाल सकते हैं। आपको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे ये हो गया, और थ्री डायमेंशनल केस में, हम इस समय थ्री डायमेंशनल केस में हैं, डेरिवेटिव का मतलब ये चीज़ है, ये। ओके, अच्छा, तो इस डेरिवेटिव को मैं नेक्स्ट पेज पे फिर से लिखता हूँ, जस्ट द डेरिवेटिव पार्ट। द डेरिवेटिव रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द चेंज और द इफेक्ट इन द टेम्परेचर इन द थ्री डायमेंशनल केस। थ्री डायमेंशनल केस में जिस चीज़ के पास डेरिवेटिव जैसा रोल है, डेरिवेटिव जैसा रोल का मतलब वन डायमेंशनल केस में एफ डैश डेरिवेटिव है, यहाँ डेरिवेटिव का रोल इस चीज़ पे है मिला के, डेरिवेटिव में इस चीज़ को कह रहा हूँ एक साथ पूरे को। ओके, तो डेरिवेटिव जैसी जो क्वांटिटी है जो कि
कितना हमने चेंज किया और उसका असर कितना होगा, उसको कनेक्ट जो चीज़ करती है वो ये क्वांटिटी है, जो कि ये वाला मैंने ब्रैकेट कॉपी कर दिया, ये वाला। बस मैंने यहाँ एक चीज़ की है, आई यूनिट वेक्टर इस टर्म में पहले लिख दिया, जे इसमें पहले लिख दिया, के पहले लिख दिया, ओके। आई डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल टी ओवर डेल वाई प्लस के डेल टी ओवर डेल जेड। और इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, डेल एक सिंबल, ओके, इन्वर्टेड ट्रायंगल जो है, और डेल के ऊपर वैसे एरो लगाएं भी तो भी ठीक है, वैसे इस केस में ना भी लगाएं, नॉर्मली हम एरो वेक्टर्स के ऊपर लगाते हैं। ये डेल भी कुछ वेक्टर जैसा ही है, ठीक है, इसकी आगे बात करेंगे। बट डेल के ऊपर आप एक बार को एरो ना भी लगाएं तो चल जाएगा, क्योंकि डेल अपने आप में अपने को स्पेसिफाई कर देता है वो क्या चीज़ है, ओके। अदरवाइज ऑर्डिनरी क्वांटिटीज़ में मैंने आपको कहा है, आपको बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए कि आप स्केलर की बात कर रहे हैं कि वेक्टर की, यूजिंग द प्रॉपर नोटेशन, ओके। बट मैं डेल के ऊपर भी ये एरो सिंबल यूज़ करूँगा। अभी मैंने जो यहाँ पे लिखा है इक्वालिटी, इसे आप जस्ट एक शॉर्ट हैंड नोटेशन समझिए। इसको हम शॉर्ट में इतना लिखने के बजाय हम शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं। कहीं पे आपके पास ये लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैथमेटिकली उसका मतलब ये है, सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। ये जस्ट एक सिंबल समझिए आप इसे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है। बट रियली ये केवल एक शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं है, ओके। नोटेशन के अलावा इसका अपने आप में एक मीनिंग होता है, एक सेंस बनता है, तो उसी हम ग्रेजुअली कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, ये जो टर्म जो आया था, कौन सा ये टर्म कहाँ से आया था, ये dt को हमने ज़बरदस्ती इस तरह से ब्रेक किया था। इसमें जो फर्स्ट वाला टर्म है, जिसे मैंने कहा हाँ ये एक तरह का डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, तो ये जो डेरिवेटिव है इसको शॉर्ट में हमने ये लिख दिया, और इसे हम पढ़ते हैं डेल ऑफ टी, ओके दिस। तो जो चेंज वाली जो इक्वेशन है, कितना चेंज टी में उत्पन्न हो रहा है, और dr से उसका जो रिलेशन है, शॉर्ट हैंड में आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये इस टर्म, पहले ये टर्म लिख रखा था हमने यहाँ ब्रैकेट के अंदर, अब इसको मैंने शॉर्ट में इतना लिख दिया, दिस, ओके। dr के बजाय ग्रिफिथ्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं, शायद वहाँ पे नोटेशन dl है उस लेक्चर में, ओके। जो इन्फिनिटेसिमल आपने डिस्प्लेसमेंट किया है p1 से p2 पॉइंट तक, वहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका वो है dl। सो दिस, ये जो क्वांटिटी है जिसे शॉर्ट, ये एक शॉर्ट हैंड है, और इस शॉर्ट हैंड का मतलब ये है, मैथमेटिकली आपको इसको निकालने के लिए ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। टी फंक्शन आपको दिया होगा, उसके एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, उसके साथ यूनिट वेक्टर आई मल्टीप्लाई कर दो, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, जे वेक्टर लगा दो यूनिट वेक्टर, के रेस्पेक्ट, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, के यूनिट वेक्टर लगा दो, एंड इन सबको ऐड करके दिस, ओके। लेकिन ये जो ऑपरेशन है, ये अपने आप में एक ऑपरेशन है, ओके। इसे हम कहते हैं, डेल टी को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ टी। हमने टी जो फंक्शन था, जो कि एक स्केलर फंक्शन था, उसका ग्रेडियंट ले लिया है, ग्रेडियंट ऑफ टी, ओके। डेल टी को हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ टी, या सिंपली कई बार ग्रेड टी, शॉर्ट में ग्रेड टी, बुक्स में लिखा भी होता है, बोल भी देते हैं डेल टी या ग्रेड टी, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। कन्फ्यूज़न आपको होना ही नहीं चाहिए वैसे इनिशियल स्टेज से, बट अगर अभी तक है, क्योंकि आप ग्रेडियंट वैसे यूज़ करते आए हैं, प्लीज़ इसको क्लियर कर लें आप। ग्रेडियंट आप हमेशा किसी स्केलर फील्ड का लेंगे। ये ग्रेडियंट, या देखिए डेल टी, टी इज़ अ स्केलर फील्ड, ये टी स्केलर फील्ड है। लेकिन जब आपने टी का ग्रेडियंट ले लिया, टी का ग्रेडियंट मतलब ये तो टी था, पहले टी था, अब आपने उस पर ग्रेडियंट लेने का मतलब उस पर ये ऑपरेशन करना। अब इस क्वांटिटी को देखिए आप, जब आपने टी का ग्रेडियंट ले लिया, तो तब जो आपको क्वांटिटी मिल रही है वो वेक्टर है, और मुझे और क्लियर होना चाहिए, वेक्टर नहीं, वेक्टर फील्ड है वो। तो ग्रेडियंट आप लेते तो स्केलर फील्ड का है, यू कंप्यूट द ग्रेडियंट फॉर स्केलर फील्ड, लेकिन खुद वो क्वांटिटी जो बनती है ग्रेडियंट लेने के बाद जो आपको मिलता है, वो चीज़ अपने आप में क्या होती है, एक वेक्टर फील्ड होती है, ओके। सो इसको आप दिमाग में बैठा लें कि ग्रेडियंट हमेशा आप स्केलर फील्ड का लेंगे, और ग्रेडियंट लेने के बाद जो आपको चीज़ मिलेगी वो अपने आप में एक वेक्टर फील्ड होगी, ओके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है भाई, इनिशियल स्केलर फील्ड तो हमें दे रखा था, माना टेम्परेचर हमारे एग्जाम्पल में था, टी वाला फील्ड तो हमें दे रखा था उस स्केलर फील्ड के बारे में, पर उस स्केलर फील्ड का मैथमेटिकली हमने ग्रेडियंट भी ले लेंगे, चलिए इस प्रोसेस से। लेकिन वो करके जो हमें वेक्टर फील्ड मिल रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं इस चीज़ को बाद में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट एंड कमिंग लेक्चर्स में। अभी मैं केवल मैथमेटिकली आगे बढ़ रहा हूं, जैसे मैंने पहले कहा था, ओके। तो लेकिन रिमेंबर दिस, ग्रेडियंट आप हमेशा स्केलर का लेंगे। अगर मैं फील्ड को सप्रेस कर दूं, वो इंप्लाइड होता है, ग्रेडियंट स्केलर का लेंगे, और वो अपने आप में क्या होगा, एक वेक्टर होगा, ओके। अगेन मैंने ये वाला यहाँ पे फिर से रिपीट किया है, डेल टी, अब की बार मैंने डेल टी को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, मतलब अगर डेल टी आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखे तो आपको उसका मतलब ये समझना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को मैंने स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ तीनों जगह जो डिफरेंशिएशन हो रहा है टी का हो रहा है, तो टी को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, ओके। डेल वाई डेल एक्स
डिफरेंशिएशन किस तरह से वर्क करता है, डिफरेंशिएशन जो वाला भी हो, चाहे कंप्लीट वाला हो चाहे पार्शियल वाला हो, उसके राइट हैंड साइड में जो चीज़ होती है वो उन पे एक्ट करता है। तो डेल बाई डेल एक्स के राइट हैंड साइड में टी है तो डेल टी बाई डेल एक्स मिलेगा, और इसके राइट हैंड साइड में भी टी है और इसके भी, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और यूजुअली हम इसे इसी फॉर्म में समझते हैं। ओके, इस फॉर्म में मैंने लिखा क्यों है एक्सप्लिसिटली, यहाँ से आप इस डेल चीज़ को अलग से एक इंटरप्रिटेशन देना शुरू कर सकते हैं। अभी तक मैंने कहा था आप इसे जस्ट एक सिंबल समझिए, पूरे को एक सिंबल, ऐसा नहीं कि समथिंग डेल इनटू समथिंग टी, पूरा एक सिंबल समझ के हम काम कर रहे थे। पर अगर आप इसे इस फॉर्म में देखें तो टी तो ये अलग है, हाँ टी तो ये है, तो ये क्या है, डेल। ये डेल जो है इसी से हमारे जो वो 3 ऑपरेशंस हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इसी से डिफाइन होते हैं। ग्रेडियंट तो हमने यहीं पे मैथमेटिकल डेफिनेशन तो एटलीस्ट दे दी है। ग्रेडियंट ऑफ टी का मतलब क्या होता है, डेल को सीधे सीधे टी पे ऑपरेट कर दो, डेल, ये है हमारा डेल ऑपरेटर। ओके, तो ये डेल ऑपरेटर, या इसे आप नेबला भी कहते हैं। ओके, नेबला ऑपरेटर, डेल या नेबला, इन्वर्टेड ट्रायंगल से हम इसे डिनोट करते हैं। ये इसके लिए शॉर्ट हैंड है, इसे आप ऐसा समझिए, डेल आप कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब असल में ये है। अब ये जो चीज़ है डेल, जो है डेल ऑपरेटर, इस पर आप देख रहे हैं इसमें आई जे के आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये कुछ वेक्टर की तरह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वेक्टर है, पर इसके पास वेक्टर लाइक नेचर है। ओके, सो इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ वेक्टर बट इट इज़ नॉट रियली अ वेक्टर। ओके, वेक्टर जैसे फीचर्स हैं, इसीलिए इसकी हैंडलिंग में हमें ध्यान रखना पड़ता है। हैंडलिंग में ध्यान रखने से मेरा सेंस क्या है, आप आगे अभी देखेंगे। आप इसे पूरी तरह वेक्टर की तरह नहीं मान सकते हैं। वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है, ये कुछ कुछ कहीं कहीं वेक्टर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पर कहीं कहीं जो वेक्टर्स के साथ जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, अभी हम इस लाइन में आके ये चीज़ देख लेंगे। तो इसलिए केयरफुल आपको हैंडलिंग करनी पड़ती है। ओके, उसका रीज़न, बेसिक रीज़न क्या है, ये आई जे के तो इसमें है ही, ये इसको वेक्टर नेचर तो प्रदान करते ही हैं, पर इसके अलावा इसमें डिफरेंशिएशन भी है। तो एक्चुअली ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये डिफरेंशिएशन के ऑपरेशंस इसके अंदर शामिल हैं, तो इस जो भी फंक्शन पे ये एक्ट करेगा उस पे उसका ये डिफरेंशिएशन करेगा, लेकिन उसके अलावा आई जे के कारण वेक्टर नेचर भी इस पे है, तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसे हम कहते हैं ये एक हाइब्रिड क्रीचर है, ये किसी संकर प्रजाति का प्राणी है, इसके पास कुछ वेक्टर जैसे नेचर भी हैं और कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर जैसे नेचर भी हैं, तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ये हम शॉर्ट में इसे डेल लिख देते हैं, पर आप डेल को ये ना सोचें कि डेल की सारी प्रॉपर्टी वो होंगी जो जैसी किसी वेक्टर ए की होती हैं। कोई वेक्टर ए है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टी तो इसकी नॉर्मल वेक्टर्स जैसी होंगी, पर हर जगह आप जो नॉर्मल वेक्टर्स के साथ जो हम आइडिया यूज़ करते हैं, आप उसे ब्लाइंडली कॉपी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है, माना मैं केवल डेल लिखूँ, डेल केवल इतना है, ये दिस इज़ डेल। ओके, इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मुझे अलग से लिखना चाहिए था। डेल हम इस क्वांटिटी को कह रहे हैं। डेल आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर्स हैं जो कि खाली हैं। खाली होने का मतलब उनको कोई फंक्शन चाहिए जिस पे वो एक्ट कर सकें, तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में कोई चीज़ होनी चाहिए जिस पे वो एक्ट कर सके। अब इस पर्टिकुलर केस में तो राइट हैंड साइड में जो हमने चीज़ लिखी है वो एक स्केलर है, पर अभी हम देखेंगे ये इस डेल के राइट हैंड साइड की क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती है। ओके, दिस कम्स नेक्स्ट। तो अब डेल कुछ वेक्टर जैसा है, तो मैं डेल को चलो एक वेक्टर से कंपेयर करता हूँ। माना हमारे पास एक वेक्टर ए था, ठीक है, ए की बजाय बाद में मैं डेल की बात करूँगा, लेकिन से ऑर्डिनरी वेक्टर कैलकुलस में आपके पास कोई वेक्टर ए है, तो आप ए वेक्टर को स्केलर्स और वेक्टर्स दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट्स करते हैं। ओके, से फॉर एग्जांपल ए को वेक्टर को, जो कि आपका गिवन वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास है, आप उसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट नहीं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ए टाइम्स एस। और मैथमेटिकली ए टाइम्स एस लिखो या एस टाइम्स ए, दोनों बराबर होते हैं। ओके, ए टाइम्स एस इज इक्वल टू एस टाइम्स ए, ये और ये एक ही बात है। वेक्टर्स का कोई वेक्टर ए आपको गिवन है, तो किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ, कोई भी दूसरा वेक्टर बी हो, उसके साथ आप उसका डॉट प्रोडक्ट बना सकते हैं, ए डॉट बी, और मैथमेटिकली ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। और ऐसे ही आपको गिवन वेक्टर ए है, तो किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हम ये भी उसका बना सकते हैं, और ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। ये अब ए की जगह आप, अगर हम इस आइडिया को डेल के लिए एक्सटेंड करें, डेल को मैं ए से कंपेयर कर रहा हूँ, जो यहाँ रोल ए का था, अब मैं वो डेल को देना चाह रहा हूँ। रोल देने का मतलब, डेल को एक बार स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, एक बार डेल को बी के साथ डॉट करेंगे, और एक बार डेल को बी के साथ क्रॉस करेंगे। तो इसके बेसिस पे हमारे 3 ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं। आप इन्हें डेफिनेशन सोच सकते हैं,
यहाँ से आइडिया ले रहे हैं, पर आप इन्हें फ्रेश डेफिनेशंस की तरह सोच सकते हैं। हम डेल को स्केलर पे और वेक्टर पे और फिर से वेक्टर पे अप्लाई करने के 3 अलग अलग तरीके डिफाइन कर रहे हैं। एक का नाम हम रखेंगे ग्रेडियंट, एक का नाम रखेंगे डाइवर्जेंस और एक का नाम रखेंगे कर्ल। तो ये है डेल एस, ग्रेडियंट ऑफ एस किसी स्केलर का, जैसे ए एस होता है ऐसी डेल एस। डेल एस की डेफिनेशन क्या है? ये यही चीज़ है, ये एस की जगह टी है था यहाँ पे, ओके। कोई भी स्केलर हो, टेम्परेचर के बजाय कोई भी स्केलर हो एस, तो डेल ऑफ एस का मतलब क्या होगा? डेल एस ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल एस ओवर डेल वाई जे प्लस डेल एस ओवर डेल जेड के, ये। लेकिन अब जो पॉइंट मैं एम्फेसाइज कर रहा था, वेक्टर्स में तो चाहे ए एस लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, लेकिन यहाँ डेल एस और एस डेल ये अलग अलग चीज़ें हैं। डेल एस क्या होता है? डेल एस हम बात कर चुके हैं, ग्रेडियंट अपने आप में एक वेक्टर फील्ड बनता है, तो आप ये चीज़ एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है। डेल एस ग्रेडियंट एक वेक्टर फील्ड होता है। एस डेल ये भी एक ऑब्जेक्ट होती है, पर एस डेल क्या होगा? एस डेल ये एक ऑपरेटर है। बेसिकली जो आपका डेल ऑपरेटर है, केवल डेल, इसको आप लेफ्ट से एस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एस, या अगर आप टी वाला केस सोच रहे हैं, टी इधर है, तो ये जो ऑपरेटर है ये अपने राइट हैंड साइड की चीज़ पे अभी एक्ट कर सकता है, तो ये इसके पास अभी ऑपरेटर नेचर बाकी है, तो ये ऑपरेटर है। तो यहीं से आप देख सकते हैं जो पॉइंट मैं यहाँ पे कह रहा था, ये डेल के पास वेक्टर जैसा नेचर तो है आई जे के कारण, पर ये वेक्टर जैसा पूरी प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। आप वेक्टर्स में तो ए एस लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन यहाँ आप डेल एस को एस डेल नहीं लिख सकते हैं। सो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। वेक्टर की कई प्रॉपर्टीज़ आपको एनालॉगस लगेंगी कि हाँ डेल ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसे वेक्टर्स में बिहेवियर होता है, पर ऐसा हर जगह नहीं होगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन है जिसको हम पीछे बात भी कर चुके हैं, उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट की। फिजिक्स की तो हमने अभी बात नहीं कही, फिजिकल सिग्निफिकेंस की, बट ये है ग्रेडियंट का ऑपरेशन। आप किसी स्केलर का ग्रेडियंट लेंगे जिसको हम शॉर्ट हैंड में डेल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में ना कोई डॉट है ना कोई क्रॉस है, डेल और एक स्केलर फंक्शन लिखा जाएगा, आपका स्केलर फील्ड लिखा जाएगा। मैथमेटिकली उसको निकालने का तरीका ये लिखा हुआ है, ओके। और ये दूसरा ऑपरेशन जो हम कर सकते हैं, जैसे वेक्टर के साथ गिवन वेक्टर ए है तो आप उसका किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऐसे ही जो डेल हमारा क्रीचर है, डेल हाइब्रिड जो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको अगर कोई दूसरा वेक्टर फील्ड हमें दे रखा है बी, इसके साथ मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ, ओके। डॉट प्रोडक्ट को आप सिंबॉलिक नोटेशन समझिए कि हाँ जैसे ए डॉट बी होता है वैसे हम डेल डॉट बी डिफाइन कर रहे हैं, ओके। डेल डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है वैसे आपको पता होगा, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको डिटेल में करता हूँ, ओके। वो इसी के पैरेलल से मैंने ली है, बट अगेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला वो ये है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनरी वेक्टर्स में चाहे ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए, एक ही बात होती है। डेल डॉट बी की जगह आप बी डॉट डेल नहीं लिख सकते हैं। इनफैक्ट इनके नाम भी अलग अलग हैं। इसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे कि डेल और बी का डॉट प्रोडक्ट है, आप उसे बोलेंगे यहाँ बी का हमने डाइवर्जेंस लिया है, ओके। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ नहीं चल सकती, आप इसे डाइवर्जेंस नहीं बोल सकते, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका सिंबल ऐसे दिख रहा है, हाँ डेल की जगह ए सोचें तो ये वैसा ही दिख रहा है, नहीं, ये डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस लिया गया है बी का, तो ये एक ऑपरेशन होगा जिसका हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी। पर अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ आएगी, डेल को आप प्योरली वेक्टर नेचर नहीं समझ सकते हैं। वेक्टर नेचर है पर वो पार्शियली है उसके पास, बाकी उसके अलावा उसके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन भी है, इसलिए अगेन डेल डॉट बी बराबर बी डॉट डेल नहीं होता है। बी डॉट डेल अपने आप में एक ऑपरेटर होता है, ओके। और फाइनल ऑपरेशन जो है जैसे ए क्रॉस बी होता है, उसी तर्ज पे हम एक डिफाइन कर रहे हैं एक डेल क्रॉस बी। इसकी डेफिनेशन क्या है नेक्स्ट पेज पे है, इसी डेफिनेशन को एक्सटेंड करके बनाएंगे, बट अगेन डेल क्रॉस बी बी क्रॉस डेल के बराबर नहीं होगा, ओके। सो ये जो 3 आइडियाज़ थे कि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई और वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके, तो उसी तरह से डेल को ऑपरेट करने के, मैं मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूँ, ऑपरेट करना बोल रहा हूँ। डेल को स्केलर पे ऑपरेट कर सकते हैं, डेल को वेक्टर पे एक तरह से ऑपरेट कर सकते हैं डॉट वाले तरीके से, जिसको यहाँ हम डाइवर्जेंस कहते हैं, और डेल को वेक्टर के साथ क्रॉस कर सकते हैं, ओके, क्रॉस सी कर्ल सी, डाइवर्जेंस डी डॉट डी, ओके। वो इंसिडेंटली वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैच कर रहे हैं, ओके। तो और आप ये ना सोचें कि हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वैसे भी बराबर नहीं होते, उनके बीच माइनस साइन होता है, तो क्या डेल क्रॉस बी और बी क्रॉस डेल अगर मैं ये बोल रहा हूँ बराबर नहीं है, क्या इनके बीच एक माइनस साइन है? केवल माइनस साइन का अंतर नहीं है, ठीक है। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी फंडामेंटली डिफरेंट है। डेल क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर फील्ड बनेगा, अभी हम देखेंगे, और बी क्रॉस डेल अपने आप में एक ऑपरेटर है। ये सारी वेल डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, पर ये सारी क्वांटिटीज़ ऑपरेटर हैं। इसको सिंपली आप ऐसे सोचिए, इन सब में डेल है राइट हैंड साइड में, तो अभी डेल
के अंदर के जो ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर हैं ये खाली हैं। खाली होने का मतलब ये अभी किसी चीज़ पे एक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये तीनों चीज़ें अपने आप में ऑपरेटर्स हैं। ओके, और ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। ओके, तो ग्रेडियंट की तो हम बात कर चुके हैं, अब मैं आता हूँ डाइवर्जेंस पे। डाइवर्जेंस जिसको हम डेल डॉट बी लिख रहे हैं, ये होता क्या है, ये शॉर्ट हैंड समझिए आप, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। अगेन फिर से वो वेक्टर वाला एनालॉजी लेते हैं। माना ए और बी आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। कंपोनेंट होने का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर जो है आइटा टाइम्स ए एक्स प्लस आइटा नहीं, यूनिट वेक्टर आई टाइम्स ए एक्स प्लस जे टाइम्स ए वाई प्लस के टाइम्स ए जेड है, ऐसी ही है। तो ए डॉट बी आप कैसे डिफाइन करते हैं, अच्छा दिस इंटू दिस, ये लिखो, फिर ये लिखो, प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये होती है। तो डेल डॉट बी जो हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, उससे पहले आप सोच सकते हैं इस लैंग्वेज में मैं इनको डेल के 3 कंपोनेंट समझ सकता हूँ। डेल ये है डेल, समथिंग इंटू आई प्लस समथिंग इंटू जे प्लस समथिंग इंटू के। अब वो समथिंग जो है वो कंपोनेंट्स इस सेंस में वो आई जे के से मल्टीप्लाइड है, पर वो अपने आप में क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं वैसे। बट उस लैंग्वेज में ये डेल को अगर हम एक वेक्टर की तरह ही समझें तो इसके 3 कंपोनेंट्स क्या हैं हमारे पास, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। ओके, इसके 3 कंपोनेंट जो हैं हमारे पास, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। ओके, ये वीडियो थोड़ा शार्पनेस इसकी लॉस्ट हो रही है, लेट मी ट्राई टू मेक इट अ बिट मोर शार्प। ओके, ओके, लेट मी स्टॉप दिस वीडियो ओवर हियर। और अच्छा ओके, हो गया, ऑटोमेटिकली शार्पन हो गया है। ओके, वो प्रोसेस कुछ ख़राब हो रही थी, लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे हम ए डॉट बी डिफाइन करते हैं, उसी पैटर्न पे अब मैं डेल डॉट बी डिफाइन कर रहा हूँ। ए डॉट बी कैसा होता है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई 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 और ऐड। अब यहाँ डेल के कंपोनेंट्स में डिफ्रेंशिएशन है, तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन ही सोचिए पहले स्टेप में कि हाँ डेल बाई डेल एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, पर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स ने बी एक्स पे ऑपरेट होना है। ओके, ए एक्स की जगह डेल बाई डेल एक्स है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। उस डेफिनेशन को मैंने कॉपी कर लिया है, बस ये ध्यान रखते हुए ए एक्स की जगह डेल बाई डेल एक्स है और ए वाई की जगह डेल बाई डेल वाई और दिस। इसीलिए मैंने कहा था ये इसके पैरेलल है, ये ऑपरेशन हम अब डिफाइन कर रहे हैं, पर इसका आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, जैसे ए डॉट बी होता है, ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, लेकिन डेल के कंपोनेंट्स डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। तो फिर अगर हम पैरेललिज्म को मेंटेन करें तो हम मुझे डेल डॉट बी की ये डेफिनेशन मिलती है। आप इनफैक्ट इसे ऐसे सोचिए, ये होता है डेल डॉट बी, निकालना ऐसे है कंप्यूट करके, ये उसका शॉर्ट हैंड है। और ये शॉर्ट हैंड हमने ए डॉट बी की तरह क्यों बनाया, हाँ ये काफ़ी हद तक उसके पैरेलल है, ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड जैसा ही तो है। ओके, तो इसलिए ये सिंबल इसके लिए इस तरह का बनाया गया, अदरवाइज मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है। ओके, तो इसे अगेन आप शॉर्ट हैंड समझिए। यहाँ से इनफैक्ट अब आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए, बी डॉट डेल कितना होगा, बी डॉट डेल में बी पहले है और डेल बाद में है, तो उसका जो टर्म आएगा वो होगा बी एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस बी वाई डेल बाई डेल वाई प्लस बी जेड डेल बाई डेल जेड। उसमें जो तीनों डेल ऑपरेटर्स हैं वो खाली हैं। खाली होने का मतलब वो अभी किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए जो वेक्टर्स में तो चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए, क्योंकि चाहे ए एक्स बी एक्स लिखो चाहे बी एक्स ए एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए वाई बी वाई लिखो चाहे बी वाई ए वाई, कोई फ़र्क नहीं, सिमिलर। लेकिन ऑपरेटर्स में अगर डेल बाई डेल एक्स बी एक्स लिखा और दूसरी बार बी एक्स डेल बाई डेल एक्स लिखा, दोनों अलग अलग चीज़ें। इसीलिए कुछ तो ये बिहेवियर को मिमिक करता है वेक्टर्स के, डेल का कुछ बिहेवियर ए जैसा है, बट आपको केयरफुल रहना पड़ता है, आप डेल डॉट बी को ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये अगेन डाइवर्जेंस जिस चीज़ को हम कह रहे हैं, मैथमेटिकली डाइवर्जेंस आप ऐसे निकालेंगे। आपको बी कोई वेक्टर फंक्शन दे रखा है जिसके कंपोनेंट आपको पता है, उसके फर्स्ट कंपोनेंट को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, सेकंड वाले को वाई में, थर्ड वाले को जेड में के रेस्पेक्ट में, और तीनों को ऐड कर दो, तो आप उस चीज़ को शॉर्ट हैंड में लिख देंगे, हमने डेल डॉट बी निकाल लिया है, डाइवर्जेंस ऑफ बी निकाल दिया है। ओके, डेल डॉट बी जिसको हम डाइवर्जेंस ऑफ बी पढ़ते हैं, या कई बार सिंपली डी आई वी ऑफ बी, डिव ऑफ बी। ओके, ये भी लिखा रहता है बुक्स में, मैथमेटिकली वो इतने के बराबर है। ओके, डाइवर्जेंस हमने लिया किसका, अगर इस एक्सप्रेशन में देखें, किसका मतलब वो क्वांटिटी स्केलर थी कि वेक्टर, डेल लिया बी का, डेल डॉट लिया बी का, बी एक वेक्टर फील्ड, और फाइनल क्वांटिटी जो आपको मिली इस राइट हैंड साइड की क्वांटिटी में देखिए, यहाँ कहीं भी वेक्टर नेचर नहीं है, आई जे के नहीं है, जस्ट सम फंक्शन प्लस सम फंक्शन प्लस सम फंक्शन,
डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ फंक्शन मिलेगा, फंक्शन ओवरऑल आपको एक फंक्शन मिल रहा है, स्केलर फंक्शन। तो डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर फील्ड का लिया जाता है, डाइवर्जेंस लिया तो वेक्टर फील्ड का जाता है, लेकिन फाइनल जो आपको क्वांटिटी मिलती है डाइवर्जेंस लेने के बाद वो अपने आप में क्या होती है, स्केलर फील्ड। जैसे ग्रेडियंट लेते स्केलर का है और फाइनल क्वांटिटी क्या मिलती है, वेक्टर फील्ड। ऐसे ही यहाँ पे मैं वेक्टर और स्केलर जब कह रहा हूँ ये इंप्लाइड है, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड इंप्लाइड है। ओके, अब ये हमने उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी दे दिया कि डाइवर्जेंस कैसे लेते हैं, शॉर्ट हैंड भी दे दिया, वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लेते हैं तो स्केलर फील्ड मिलता है। ऑल दिस इज ओके, बट फिजिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसे फिजिक्स के मैथमेटिकल फिजिक्स कोर्स में स्टडी कर रहे हैं। ओके, दिस कम्स इन अ लेटर लेक्चर अगेन। ओके, अभी मैथमेटिकली आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लास्ट जो ऑपरेशन है, जो डेल से हम एक और ऑपरेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो ए क्रॉस बी के पैरेललिज्म से। ए की जगह मैं डेल समझूंगा, बी कोई वेक्टर था, बी सेम वेक्टर आप समझिए यहाँ है, तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट इस डिटरमिनेंट की मदद से, आई जे के एक्स ए वाई ए जेड। फर्स्ट जो वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स अपर रो में फिल करते हैं, मतलब सेकंड रो में, और जो दूसरा वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स थर्ड रो में, टॉप रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स। तो उसी तर्ज पे हम डेल क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं। आप फिर से ये देखिए, अच्छा ए की जगह डेल है तो ए के कंपोनेंट तो ए एक्स ए वाई ए जेड थे, और डेल के कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल डेल बाई डेल जेड। तो अगर मैं ए एक्स ए वाई ए जेड की जगह इस मिडिल रो में डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल बाई डेल जेड रख दूँ, तो ये जो मुझे डिटरमिनेंट मिल रहा है यही डेल क्रॉस बी की डेफिनेशन है। पैरेललिज्म से हम डेफिनेशन बना रहे हैं, आप इसे इस तरह से सोचिए, ये डेफिनेशन का आइडिया यहाँ से ले रहे हैं, वैसे वो ऐसा नहीं है, बट से इस पैरेललिज्म को हम मेंटेन करते हुए डेल क्रॉस बी इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। ओके, डेल क्रॉस बी कर्ल, जिसे हम कर्ल ऑफ बी कहेंगे, ये कर्ल ऑफ बी की डेफिनेशन है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने डिफाइन कर दिया, मैं सीधे भी ये लिख सकता था, पर ये इसलिए ये आपको हेल्प कर सकता है अगर आप कभी कंफ्यूजन में हो कि इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ए क्रॉस बी का जो एक्सप्रेशन है उसी का काउंटर पार्ट हमने बनाया है। ओके, अदरवाइज मैं सीधे ये डेफिनेशन लिख सकता था, डेल क्रॉस बी ये होता है, ऐसी डेल डॉट बी ये होता है, बट आप देख सकते हैं ये डेल डॉट बी की ये डेफिनेशन ए डॉट बी के कितने हद तक पैरेलल है, ऐसी डेल क्रॉस बी की डेफिनेशन ए क्रॉस बी के पैरेलल है। तो ये जो डिटरमिनेंट है आप इसे एक्सपैंड कीजिए और तब आपको जो मिलेगा वही होगा डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी को हम पढ़ते हैं कर्ल ऑफ बी, या कई बुक्स में, खासकर पुरानी बुक्स में रोट ऑफ बी भी लिखा है, रोट फॉर रोटेशन, शॉर्ट फॉर रोटेशन, रोट बी भी लिखा रहता है, रोटेशन ऑफ बी। ओके, क्यों ये शब्द यूज़ किया गया, कर्ल और रोटेशन मतलब कोई चीज़ घूम रही है। ओके, ये जब हम इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे वहाँ पे क्लियर होगा, बट फॉर द टाइम बिंग डेल क्रॉस बी, कर्ल ऑफ बी या रोट बी या कर्ल बी इस तरह से लिख के, अगर आपको किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालने को कहा गया है तो आपको करना क्या है, आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, आई जे के फर्स्ट रो, सेकेंड रो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ओके, हाँ, थर्ड रो में बीज जिसका कर्ल निकालना है उसके कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जेड। और इस डिटरमिनेंट को अगर आप एक्सपैंड करें, ओके, एक्सपैंड करते हुए भी आपको ये ध्यान रखना है, देखो नॉर्मली जब हम डिटरमिनेंट्स के साथ डील करते हैं तो डिटरमिनेंट में हम रो और कॉलम को एक्सचेंज कर सकते हैं या उसका एक्सपेंशन किसी भी रो या कॉलम से कर सकते हैं, पर यहाँ आप ये ध्यान रखें हम इसका एक्सपेंशन इस तरह से करेंगे, फर्स्ट रो को यूज़ करते हुए करेंगे, मतलब पहले आई और फिर दिस इंटू दिस। जब मैं दिस इंटू दिस कहता हूँ मतलब डेल बाई डेल वाई इंटू बी जेड, डेल बाई डेल वाई इंटू बी जेड का मतलब क्या है, डेल बाई डेल वाई आपने बी जेड का पे ऑपरेट करना है। ओके, नॉर्मल डिफरेंशिएशन की तरह, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं सोचना है, डेल बाई डेल वाई ने बी जेड पे ऑपरेट करना है, ऐसी डेल बाई डेल जेड ने बी वाई पे ऑपरेट करना है, एंड सो ऑन। तो ये है दिस। ओके, तो ये है कर्ल की डेफिनेशन। तो जो डेल ऑपरेटर हमने एक हाइब्रिड क्रीचर कहीं से हमारे पास आया था, जो हम कॉज इफेक्ट वाले उस एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस मैंने किया था, वो डेल ऑपरेट करने के हमें 3 तरीके मिल गए हैं, एक ग्रेडियंट, एक डाइवर्जेंस और एक कर्ल। और जो ये लास्ट वाला तरीका है कर्ल, कर्ल आप लेते हैं वेक्टर फील्ड का बी, डेल क्रॉस जो है ये ऑपरेशन आप किसी वेक्टर पे ही कर सकते हैं। ओके, डेल क्रॉस किसी वेक्टर का लिया जाएगा, उसके 3 कंपोनेंट्स इस तरह से फिल करके, लेकिन जो फाइनल क्वांटिटी आपको मिल रही है जो कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे इस तरह से निकलती है, उसमें खुद आई जे के मौजूद हैं। आई जे के मतलब वेक्टर नेचर की क्वांटिटी है, ये अपने आप में एक वेक्टर फील्ड है। तो कर्ल है वेक्टर फील्ड का लिया जाता है, लेकिन फिर से आपको क्या मिलता है, एक कोई नया वेक्टर फील्ड, वो वाला नहीं, एक डिफरेंट वेक्टर फील्ड मिला, पर मिलेगा एक वेक्टर फील्ड। अब ये क्या रिलेशन है, इस वेक्टर, ये वेक्टर फील्ड तो चलो हमें पता रहा होगा जिसका कर्ल निकालने को कहा गया, लेकिन उसका कर्ल लेने के बाद जो नया वेक्टर फील्ड मिला, इसका इससे क्या कनेक्शन है, तो ये हम बाद में बात करेंगे फिजिकल सिक्वेंस में। बट एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर, ये है ग्रेडियंट की डेफिनेशन,
किसी स्केलर फंक्शन का आप ग्रेडियंट ले सकते हैं और आपको जो वेक्टर फंक्शन मिलेगा वो आप इस कैलकुलेशन से निकालेंगे। आप किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस ले सकते हैं इस डेफिनेशन से, और वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस लिया जाएगा लेकिन जो आपको क्वांटिटी ऑब्टेन होगी वो अपने आप में एक स्केलर फील्ड होगी। और फाइनली आप किसी वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट भी ले सकते हैं इस प्रोसेस से, और फिर से आपको जो क्वांटिटी मिलेगी कर्ल लेने के बाद वो वेक्टर ही होगी। ओके, जस्ट एक एग्जांपल मैंने किया है, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने कुकअप किया है, ठीक है, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपको खुद से कीजिए, आई विल ट्राई टू सेंड सम प्रॉब्लम सेट्स। ओके, बट दिस माना एक टी एक्स वाई जेड, कोई जरूरी नहीं है टेम्परेचर हो, कोई स्केलर फील्ड है, सम स्केलर फील्ड एक्स वाई जेड का फंक्शन एक्स क्यूब वाई साइन जेड। तो माना हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। स्केलर का ग्रेडियंट आप ले सकते हैं, चेक कर लें एक बार, हो सकता है सवाल में मैंने गलती से बोल दिया हो इसका निकालिए ग्रेडियंट, पर वो क्वांटिटी अगर वेक्टर फील्ड है तो आप उसका ग्रेडियंट नहीं ले सकते हैं। ओके, बट हाँ स्केलर फील्ड है, स्केलर का आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। डेल टी जिसे हम लिखते हैं, अगेन ये शॉर्ट हैंड है किस चीज़ के लिए, इसके लिए आइटा डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल टी ओवर डेल वाई प्लस टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में। अब मैंने सीधे सीधे यहाँ पे कर दिया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट, और एक्स क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स क्यूब साइन जेड ऐसे आएगा और वाई का डिफरेंशिएशन 1 देगा आपको। और थर्ड टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, साइन जेड का कॉस जेड, एक्स क्यूब वाई कॉस जेड। इसके साथ यूनिट वेक्टर आई है, इसके साथ जे, हो गया आपका काम। आपने इस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल दिया है, मैथमेटिकली वो इतना है। अब इसका इससे क्या कनेक्शन है ये बात की बात है। ये डेल टी जो है ये एक वेक्टर फील्ड है, इसका इस ओरिजिनल स्केलर फील्ड से क्या रिलेशन है ये बाद में बात करेंगे, बट मैथमेटिकली ये ऑपरेशन करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको 3 पार्शियल डिफरेंशिएशन करने हैं एंड दिस। ओके, तो ये कोई वेक्टर फील्ड है, माना इस वेक्टर फील्ड का नाम मैंने वी दे दिया। ओके, से दिस कोई वेक्टर फील्ड है। ओके, दिस तो हमें स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट लेके एक वेक्टर फील्ड मिल गया। डेल्टा आप ग्रेडियंट स्केलरी फील्ड का ले सकते हैं और फिर आपको मिलना वेक्टरी फील्ड चाहिए था। तो एक्सप्लिसिट मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं, हाँ ऐसा हो तो रहा है। ओके, अब मैं डाइवर्जेंस और कर्ल के ऑपरेशन करूंगा। डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों वेक्टर फील्ड के साथ किए जाते हैं। तो जिस वेक्टर फील्ड का मैं डाइवर्जेंस और कर्ल लूँगा वो अब मैं यही वाला वेक्टर फील्ड लूँगा। मैं कोई दूसरा वेक्टर फील्ड भी ले सकता था, पर मैं इसी वेक्टर फील्ड को जिसका मैंने नाम वी रखा है, एक बार इसका डाइवर्जेंस निकालूंगा और एक बार इसका निकालूंगा कर्ल। तो जो वी वेक्टर फील्ड है इसको मैंने यहाँ कॉपी किया है, जो पिछले स्टेप में ग्रेडियंट लेके मिला, स्केलर टी का ग्रेडियंट लेके मुझे ये वी मिला था, समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के मिला था। ये समथिंग आई जो है ये इसका वी एक्स है, ये इस वेक्टर फील्ड का एक्स कंपोनेंट है। जे के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है वो इसका वाई कंपोनेंट है, और के साथ जेड कंपोनेंट। तो हमारे वेक्टर फील्ड के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स मुझे पता हैं। ये क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि डाइवर्जेंस और कर्ल में इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। डेल डॉट वी की डेफिनेशन, पीछे मैंने डेल डॉट बी की डेफिनेशन लिखी थी, तो यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड थे, वी है तो वी एक्स वी वाई वी जेड। वी एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, और वी वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, और वी जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, और सबको ऐड कर दो। वी एक्स केवल ये टर्म, और कुछ नहीं चाहिए इसका, इस फर्स्ट टर्म के लिए। ये है वी एक्स, इसे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, 3 और एक्स स्क्वायर से मिलेगा 2x डिफरेंशिएट करके, तो 6x, और बाकी वैसी वाई साइन जेड। यहाँ से इतना ही मिला इस टर्म से। अगले टर्म में वी वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है वाई के रेस्पेक्ट में। वी वाई केवल इतना है, ये इसमें कहीं भी y नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में आपको देगा 0। और ऐसे ही लास्ट टर्म में इस लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करना है z के रेस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब वाई और cos z का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, कहीं i j k कुछ नहीं, सिंपली ये क्वांटिटी एक स्केलर फंक्शन है, सम स्केलर फंक्शन एक्स वाई जेड के साथ वैल्यू वेरी करेगी, बट कहीं i j k नेचर नहीं है, स्केलर फंक्शन। v एक वेक्टर फंक्शन का, वेक्टर फील्ड का आपने डाइवर्जेंस ले लिया और वो क्या बना, एक स्केलर फील्ड। ओके, दिस सिंपल कैलकुलेशन। और लास्ट में डेल क्रॉस वी, इसी वी के साथ अगर मैं डेल क्रॉस वी इवैल्यूएट करूं तो डेल क्रॉस वी निकालने के लिए हमें एक डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल जेड, और वी एक्स वी वाई वी जेड। तो जिस वेक्टर फील्ड का आपको कर्ल निकालना है उसके तीनों कंपोनेंट्स लास्ट रो में पुट करते हैं आप, वी एक्स वी वाई जेड। तो वी एक्स ये रहा, और वी वाई ये रहा जिसको यहाँ पुट कर दिया सेकंड टर्म, और थर्ड ये रहा। अब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपैंड कीजिए, ठीक है। एक्सपैंड कैसे करेंगे, माना मैं केवल आई वाला टर्म लिखूँ, आई वाली रो और कॉलम को सप्रेस किया, तो डेल बाई डेल वाई ऑपरेट करेगा इस पे, इस टर्म पे,
इसका डेल बाई डेल वाई कितना होगा, आप सीधे रीड कर सकते हैं, केवल वाई वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन होना है, एक्स क्यूब कॉस जेड ऐसे आएगा और वाई का डिफरेंशिएशन 1, तो एक्स क्यूब कॉस जेड, और दूसरी बार माइनस दिस इनटू दिस। अगर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता, मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में करते चल जाता, पर यहाँ ये डिफरेंशिएशन करना है तो ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन इस पे अप्लाई होगा, मतलब एक्स क्यूब साइन जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन कौन करेगा, जेड के रेस्पेक्ट में हमें करना है, तो एक्स क्यूब साइन जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली जेड एक्स क्यूब कॉस जेड, ये टर्म। ऐसे ही सेकंड और थर्ड टर्म आप लिख सकते हैं, ओके। बट ये जो मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल पिक किया है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखें, ये टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, आपको 0i प्लस 0j प्लस 0k नल वेक्टर मिल रहा है, सिंपली मैंने 0 लिख दिया है, 0 वेक्टर भी नहीं लिखा, नल। अब ये केवल इस केस में हुआ, आप ऐसा ना सोचें डेल क्रॉस भी आप हमेशा करेंगे आपको ये 0 मिलेगा, ये इस पर्टिकुलर केस में लेकिन हुआ क्यों, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आगे हम कहीं पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्यों हुआ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, मैं तो केवल आपको शो करना चाह रहा था डेल क्रॉस वी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डेल क्रॉस वी तो 0 बन गया, ये ऐसा क्यों हुआ, ये वी कहाँ से आया था, ये वी कोई ऑर्डिनरी वी नहीं था, ये वी ऐसा नहीं था मैंने मनचाहा एक वी बनाया था, ये वी एक्चुअली हमें ग्रेडियंट से ऑब्टेन हुआ था, ये वी किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट से मिला था, ओके। तो ये एक बहुत जनरल रूल है, आपके पास कोई भी स्केलर फील्ड हो, ये वाला टी नहीं, आप अपनी दुनिया में कोई भी स्केलर फील्ड आप उठा लें और पहले उसका ग्रेडियंट लें, और ग्रेडियंट जब स्केलर फील्ड का लेते हैं तो एक वेक्टर फील्ड बनता है, जैसे ये वाला वेक्टर फील्ड बना था, वो जो पिछले पेज पे टी लिखा हुआ है उसका ग्रेडियंट लेके ये वेक्टर फील्ड बना था। अब इस वेक्टर फील्ड का खुद कर्ल लिया गया, ग्रेडियंट का खुद अगर हम कर्ल लें बाद में, तो आप किसी भी टी से स्टार्ट करें, किसी भी स्केलर फील्ड से स्टार्ट करें, आपको ये हमेशा 0 ही मिलेगा। इनफैक्ट ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है, मैथमेटिकल फुटिंग पे इस्टेब्लिश्ड है, कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, ओके। इसको हम बाद में प्रूव या डिस्कस कर सकते हैं, बट इसका रीज़न क्या है, चाहे ये रिज़ल्ट जो आप यहाँ पर्टिकुलर केस में देख रहे हैं या जनरली जो ये जो रिज़ल्ट है उसका मूल कारण ये है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑर्डर अनइम्पॉर्टेंट होता है, ओके। चाहे आप पहले डेल बाई डेल वाई और फिर डेल बाई डेल एक्स करें, या पहले डेल बाई डेल एक्स फिर डेल बाई डेल वाई करें, किसी भी क्वांटिटी का आपको दोनों साइड से सेम रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ जो ये कैंसिलेशन हुआ है, ये एक्चुअली हुआ क्यों है, यहाँ तो आप ये टर्म क्या था, लेट मी राइट इट, ये एक्स क्यूब कॉस जेड कहाँ से आया हमारे इस वाले कैलकुलेशन में, आपने एक्स क्यूब वाई कॉस जेड जो है इसको वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ये वाला टर्म जिसको आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए छोटी क्लासेस में इस तरह से लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ इसको इस पर ऑपरेट करना है, ये था ये टर्म। और ये वाला टर्म कहाँ से आया था, ये वाला टर्म ये है डेल बाई डेल जेड, किसका, एक्स क्यूब साइन जेड का, ओके। अब खुद ये एक्स क्यूब वाई कॉस जेड और एक्स क्यूब साइन जेड कहाँ से आए, वो हमने यहाँ से कॉपी किए, एक्स क्यूब वाई कॉस जेड ये है और एक्स क्यूब साइन जेड ये है, लेकिन अगर आप इनको देखें, अरे ये तो ग्रेडियंट से हम लाए थे, ओके। ये जो टर्म था, ये वाला टर्म, ये एक्चुअली था डेल टी अपॉन डेल वाई, और ये वाला टर्म था डेल टी अपॉन डेल जेड, आप खुद चेक कीजिए, ये टर्म एक्चुअली वहाँ से आए हैं जिसको हम वी वाई कह रहे हैं, अब ये एक्चुअली डेल टी अपॉन डेल वाई था, और ये वाला टर्म जो है ये डेल टी अपॉन डेल जेड। तो अगर आप उस लैंग्वेज में लिखें तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है यहाँ पे डेल बाई डेल वाई हमने लिया किसका, एक्स क्यूब वाई कॉस जेड का, एक्स क्यूब वाई कॉस जेड, उसको हम यहाँ पे वी जेड समझ रहे थे, पर ये वी जेड असल में आया कहाँ से थे, डेल टी अपॉन डेल जेड से आया था, ये ओरिजिनल जो स्केलर फील्ड मुझे दे रखा था उसके। ऐसे ही ये सेकंड टर्म क्या है, डेल बाई डेल जेड किसका, एक्स क्यूब साइन जेड का, एक्स क्यूब साइन जेड तो ये था वी वाई, हम इसे यहाँ पे वी वाई कह रहे थे, पर ये एक्स क्यूब साइन जेड खुद कहाँ से आया था, ये एक्स क्यूब साइन जेड कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, डेल टी अपॉन डेल वाई करके आया था, तो मैं इसको डेल टी अपॉन डेल वाई ही लिखूँ तो अब आप देखिए टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में, और फिर दूसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में, जेड वाई, और उसी टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई जेड, आपने ऑर्डर चेंज किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, वही दो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वाई जेड जेड वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए तो ये जो कैंसिलेशन हमें यहाँ एक्सप्लिसिट कैंसिलेशन दिख रहा था उसके फंडामेंटल में ये है, तो ये एक फंडामेंटल रिजल्ट है। और इस ऐसे ही कैंसिलेशन यहाँ भी हो रहे हैं, एक एक्स जेड वाला होगा, एक जेड एक्स वाला होगा, एक एक्स वाई वाला होगा, एक वाई एक्स वाला, डिपेंडिंग ऑन आप देख लीजिए। बट ये तो ये जो कैंसिलेशन हो रहे हैं ये इस कारण से हो रहे हैं।
और ये केवल टी, हमारे इस टी में कोई खासियत नहीं थी कि उसके लिए ऐसा हुआ। आप कोई भी वेक्टर स्केलर फंक्शन टी लेंगे तो आपको इस लेवल पे आके अगर आप पहले उसका ग्रेडियंट लेते हैं और फिर उसका कर्ल लेते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। तो ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है। ओके, सो दिस एंड अदर थिंग्स, बट लेट मी अगेन समराइज। हमने बेसिकली ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल की बात की, लेकिन जस्ट उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं बेसिकली आपको, नथिंग मोर देन दैट इन दिस लेक्चर। इन द कमिंग लेक्चर्स हम इन आइडियाज़ को और रिफाइन करेंगे कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल जो ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकली तो हम करके कुछ आंसर निकाल रहे हैं, पर उन आंसर्स की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, दिस वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स। ओके, सो विद दैट थैंक यू एवरीबॉडी।